ठीक। तो इसमें तुम्हें 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हम मेन टॉपिक पे आते हैं इसके। ये इन्हीं इसी चीज पे हमें इन्हीं चीजों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक। कहाँ गया ये? देखो है क्या। देखो 3 चीजें हैं इसमें। क्या क्या है? एक तो होता है टाउ वी। टाउ वी क्या हो गया? नॉमिनल शियर स्ट्रेस। भाई तुम्हारा जितना भी शियर स्ट्रेस लग रहा है, बाय शियर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक। फिर इसके बाद आता है टाउ सी। टाउ सी का मतलब होता है शियर स्ट्रेंथ, जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो। फिर एक आता है टाउ सी मैक्स। ठीक। टाउ सी मैक्स होता है टाउ सी की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक। तो इन्हीं तीनों पर हमारा डिजाइन आधारित है, टाउ वी, टाउ सी और टाउ सी मैक्स। ठीक। अब देखो क्या है शियर रेनफोर्समेंट डिजाइन। इन्हीं ये जो 7 पॉइंट है इन्हीं पे ही क्वेश्चन आने वाले हैं तुम्हारे। ठीक। पहला चीज क्या है भाई? कंप्यूट नॉमिनल शियर स्ट्रेस। कई बार तो इसी पे ही क्वेश्चन आ जाता है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना। भाई तुम्हारे क्रॉस सेक्शन पे जितना शियर फोर्स आ रहा है एसएफडी बीएमडी के हिसाब से ये कैलकुलेट कर लिया। फिर उसके बाद टाउ सी मैक्स कैलकुलेट करो। ठीक। टाउ सी मैक्स हमें कैलकुलेट नहीं करना, टेबल दी हुई है IS 456 में और LSM और WSM के लिए। बस हमें अभी तो मेनली LSM लेकर चलते हैं। और ये तुम्हें कुछ वैल्यूज याद भी होनी चाहिए, जैसे इसने दी हुई है टाउसी मैक्स की वैल्यू। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। कहाँ है टाउसी मैक्स? ये रहा। ठीक है। ये टेबल आप लिख लो और इसे रट लो। ठीक। इसमें ये वाला आपको पक्का याद होना चाहिए, लिमिट स्टेट मेथड। M15 के लिए 2.5, मैंने ऐसे याद करा था। ये M15 के लिए 2.5 होता है। 0.3 ऐड करो, फिर 0.3 ऐड करो, फिर लगभग 0.3 ऐड करो, फिर लगभग 0.3 ऐड करो, फिर लगभग 0.3 ऐड करो। तो ऐसे याद हो जाती है। ये एक याद कर लो, 2.5, 2.8, 3.1। और अक्सर यही 3 मेजरली पूछे जाते हैं कि भाई M15 के लिए टाउसी मैक्स की वैल्यू क्या है। ठीक। वर्किंग स्ट्रेस मेथड मैंने तो नहीं देखा कभी पूछा हुआ। ठीक है, लेकिन बेटर है ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। 2.5, 2.8 और 3.1 ये अधिकतर पूछी जाती है। चलो इतनी बात आ गई समझ में। ठीक। तो 2 चीजें हमारी हो गई। कहाँ गया वो? हम्म। अब क्या है, जो आपने टाउ वी कैलकुलेट किया, मान लीजिए इसकी वैल्यू आ रही है 50, और जो आपका टाउ सी मैक्स है उसकी वैल्यू है 100। भाई ऊपर से जो स्ट्रेस पड़ रहा है वो है ये, और स्ट्रेंथ है 100। कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया, नो इशू। लेकिन अगर मामला है उल्टा, ये है 150 और ये है 100, तो फिर आपको सेक्शन को रीडिजाइन करना पड़ेगा, मतलब आपको सेक्शन का साइज बढ़ाना पड़ेगा। अब अगर आपको 150 को 100 से नीचे तो लाना ही है कम से कम, तो क्या करोगे? भाई डी को बढ़ाओ, डी को दुगना करो, 3 गुना करो, जो भी करना है। ठीक। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, तीसरा, चेक करो कि भाई जो आपका टाउ वी आ रहा है टाउ सी मैक्स से कम आना चाहिए। सबसे पहली चीज यही चेक करो। अगर नहीं तो साइज, सेक्शन साइज बढ़ाइए। फिर उसके बाद हम टाउ सी कैलकुलेट करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज टेंशन एनफोर्समेंट एंड गिवन ग्रेड ऑफ टेबल। आप जो टेंशन एनफोर्समेंट आपने लगाई AST, उसका प्रतिशत AST अपॉन BD ऐसे तो कैलकुलेट करते हैं, गुणा 100। प्रतिशत टेंशन रेनफोर्समेंट और कंक्रीट ग्रेड के हिसाब से आप टाउ सी की वैल्यू कैलकुलेट करो। ठीक। कैलकुलेट नहीं करनी, दी हुई होती है टेबल में। कहाँ गया टेबल? अब टाउ सी की टेबल पर आ जाओ। भाई ये टेबल याद नहीं करनी होती है। ठीक है। ये टेबल दी हुई है IS कोड में। भाई प्रतिशत टेंसाइल स्ट्रेन 0.15, 0.25, 0.5,
ये प्रतिशत टेंसाइल स्टील है, और ये लिमिटेड स्टेट मेथड में M20 M25 के हिसाब से। वर्किंग स्ट्रेस मेथड आई डोंट थिंक ये इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अब आपने टाउ सी भी निकाल लिया टेबल में से देख के। चलो अब टाउ सी भी देख लिया हमने। अब थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। पहली चीज क्या आती है, देखो भाई, हम क्या देख रहे थे, मैं कुछ वैल्यूज यहाँ पे लिखता हूँ कि टाउ वी बराबर है आपका 100, टाउ सी बराबर है आपका 300। मान लीजिए मैं ऐसे वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, तो पहली कंडीशन हमारी फुलफिल होगी कि भाई हमारा टाउ वी जो है कम है। दूसरा आता है, अब आपने टाउ सी कैलकुलेट किया, टाउ सी लेट से है 200। ठीक, अब ये क्या कहता है, अगर जो टाउ वी की वैल्यू है टाउ सी के आधे से कम है तो कोई shear reinforcement लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब जैसे चलो मैं से 200 की जगह मैं 250 कर देता हूँ समझने के लिए। ठीक, तो टाउ सी का आधा कितना होगा, 125। भाई ये जो टाउ वी है टाउ सी के आधे से भी कम है, तो कोई shear reinforcement लगाने की जरूरत नहीं है। बात खत्म। अब इसके बाद आता है, मान लीजिए आपकी जो वैल्यू है पड़ती है, टाउ वी जो है आपका है 200। ठीक, अब ये किस और किस के बीच में लाई कर रहा है, 0.5 टाउ सी से लेके टाउ सी के बीच में। टाउ सी की वैल्यू कितनी है, 250, और इसके आधे की वैल्यू कितनी है, 125, और ये हमारा टाउ वी है, ये हो गया 200। इतनी बात आ गई समझ में, क्यों भाई अजय? तो क्योंकि ऐसा कुछ है 0.5 टाउ सी लेसर इक्वल टाउ वी ले, ठीक, तो इसलिए अब आप क्या करेंगे, मिनिमम शीयर रेनफोर्समेंट लगाएंगे एज पर दिस क्लॉज IS 456। मिनिमम शीयर रेनफोर्समेंट का फॉर्मूला कितना होता है, ये रहा फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक, क्यों, एक वो वाला फॉर्मूला होता है AST/BD, क्या होता है वो, ग्रेटर इक्वल 0.85/FY, ऐसा कुछ होता है, क्या होता है वो? क्योंकि ये फॉर्मूला हमेशा एक जैसे से लगते हैं तो ये भाई बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो इसलिए इन दोनों को अपना नाम भूल जाओ पर इन फॉर्मूलों को मत भूलना। ठीक, तो अब हमने मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट देख लिया। अब बात आती है, मान लीजिए आपका जो टाव है होता 275। ठीक, अब जो आपका टाव वी है टाव सी से ज्यादा है। ठीक, सीधा सीधा ये इससे ज्यादा है, टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी। तो अब आप क्या करेंगे, तो शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे टाउ वी माइनस टाउ सी के लिए, मतलब 275 माइनस 250 बराबर 25 के लिए। शुड नॉट बी लेस देन द मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट, जो कम से कम शेयर रेनफोर्समेंट है, विच शुड नॉट बी लेस देन मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट, मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट से कम नहीं होना चाहिए। इतनी बात आ गई समझ में, क्यों भाई अजय? तो बस हो गया काम मेरे हिसाब से तो। ठीक, तो अब मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट, ठीक है, मतलब कि जो आप रेनफोर्समेंट लगाओगे वो इसके अनुसार 25 के अनुसार लगाओ। अब ये कैसे लगाया जाएगा, देखो ये है वो फॉर्मूला जिसके अनुसार आप रेनफोर्समेंट लगाते हो। ठीक, ये क्या है, स्पेसिंग, कितनी स्पेसिंग आप सरियों के बीच में रखोगे, देखो ये। ठीक, सरिये के बीच में स्पेसिंग कितनी है, वो 0.87 FY, आपने 250 इस्तेमाल किया हुआ तो FY की वैल्यू 250। ASV क्या होता है, एरिया ऑफ स्टिरअप, स्टिरअप का एरिया, मान लीजिए जैसे ये है। ठीक, ये आपका इस तरीके का आपने स्टिरअप लगाया हुआ है, क्लोज हुप स्टिरअप इसको बोलते हैं। तो ASV किसके बराबर होगा, भाई जैसे ये क्रैक जा रहा है, ठीक, तो ये इसे काटता हुआ निकलेगा, मतलब इस को भी तोड़ेगा इसको भी तोड़ेगा, तो शीयर को वहन करने में इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कंसीडर किया जाएगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कंसीडर किया जाएगा, तो इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, 2 गुणा π/4 इंटू ये जो डायमीटर होगा उसका स्क्वायर। ठीक, मान लीजिए
ये देखो, ये इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे इस तरीके का स्टिरअप है तो एन की वैल्यू हो गई 2 1। बहुत ही बड़ा स्टिरअप आपने लगा रखा है, चौड़ी बीम है, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4 5। ठीक है ना, 5 लाख shear एनफोर्समेंट। इस तरीके से आप एन की वैल्यू डिसाइड करते हो। फिर इसके बाद और क्या था, इसके बाद क्या रह गया, इसमें डी रह गया। मुझे नहीं लगता डी कोई ऐसी खास चीज है, डी आप जानते ही हो, इफेक्टिव डेप्थ। और वी यू एस क्या है भाई, वी यू एस है, देखो हमने ये स्पेसिंग किसके अनुसार लगाई भाई, जब टाउ वी की वैल्यू आपकी टाउ सी से ज्यादा है, ठीक, तो वी यू एस बराबर होता है टाउ वी माइनस टाउ सी गुणा बी डी। भाई जितना ज्यादा है, वीयूएस बेसिकली ये शियर फोर्स है, जो एक्सेस शियर फोर्स है उसके बारे में बात कर रहा हूं, बस इसको याद कर लो, ये तीसरा फॉर्मूला जो हो गया इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक, अब हम इस पे आ जाते हैं स्टार्टिंग से, तो यही इस उसका क्रक्स था, जो मतलब इस चैप्टर में जो सबसे मेन चीज थी वो यही थी। ठीक, बहुत छोटी चीज है ये, ज्यादा बड़ा इसमें है नहीं हिसाब किताब। ठीक, चलो अब हम देखते हैं द मार्जिनल डिजाइन। ठीक, तो ये हमने टाउसी की वैल्यू देख ली है। ठीक, ये जो टेबल है, इस टेबल को आप बना लेना, लेकिन इस पे लिख देना कि इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं से याद करने लग जाओ। फिर उसके बाद आई एस 456 ने एक छोटी बात कही है, एक दो जगह मैंने ये क्वेश्चन देखा है कि भाई के जो स्लैब है, कैसी स्लैब, जो सॉलिड स्लैब है, रिब्ड स्लैब की बात नहीं हो रही है, उसमें टाउसी की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा दी जाती है। कैसे बढ़ा दी जाती है, टाउ सी में एक फैक्टर के की मल्टीप्लाई कर दी जाती है। के की वैल्यू क्या होती है भाई, अगर डेप्थ 150 mm से कम है, के की वैल्यू ये हो गई, 150 से 300 है, के की वैल्यू ये हो गई, अगर 1 है, 300 से mm से ज्यादा है तो के। डी क्या है, ओवरऑल डेप्थ। जितनी स्लैब थिकनेस, जितनी स्लैब पतली होगी तो उतना ही हम शेयर स्ट्रेंथ उसकी बढ़ा देते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा एक टॉपिक। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। ये क्या कह रहा है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, भाई मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ हमने पढ़ लिया। ठीक, ये क्या आ रहा है, ये चीज देखो, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ बेसिकली है क्या, इन ऑर्डर टू इंश्योर डक्टाइल फेलियर, कि भाई हमारा जो मटेरियल है डक्टाइल तरीके से फेल हो और शेयर कंप्रेशन फेलियर ना हो। ठीक, जो कि डायगोनल कंप्रेशन की वजह से होता है, ब्रिटल, क्योंकि कंक्रीट ब्रिटल होता है, इसलिए आपका जो टाउसी है, टाउसी मैक्स से कम होना चाहिए, और टाउसी मैक्स की वैल्यू होती है 0.625 अंडर रूट एफ सी के। ठीक, या जैसे आपने ये टेबल याद कर ली है, अब देखो जैसे 0.625 अंडर रूट 15 अगर आप करोगे तो यही आएगा 2.5, लेकिन इसे कैलकुलेट करने में काफी टाइम लग जाएगा। इसके लिए तो ठीक है कि भाई 0.625 अंडर रूट 25, 5 गुना ये करके 3 पॉइंट बना जाएगा, लेकिन फिर भी ये दोनों चीजें आप याद रखो। The provision for the design shear strength of concrete are applicable only for flexural shear and are not applicable for punching shear। ये कहता है कि जो आप ऊपर का जितना सब भी पढ़ रहे हो, ये सिर्फ वन वे shear के लिए है, टू वे shear के लिए नहीं है। वन वे shear और टू वे shear क्या होता है, ये हम अभी आगे देखेंगे। ठीक, इफेक्ट ऑफ एक्सियल स्ट्रेंथ ऑन डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखो मैंने आपको क्या कहा था कि अगर कंप्रेशन आ जाता है तो शेयर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। हम पढ़ नहीं रहे थे अपनी पिछली क्लास में, क्या देखा था, यही तो देखा था। जैसे ये बीम है, ठीक है, यहाँ सिंपली सपोर्टेड बीम है, नीचे से ये फोर्स लग रही है, ये फोर्स यहाँ से लग रही है, तो बेसिकली इधर कंप्रेशन पैदा हो जाता है ना, तो यहाँ पर शेयर स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब इसने यही कह रखा है कि भाई इतनी बढ़ जाती है। देखो ये लिखो, द shear strength of concrete gets improved in the presence of axial compression and gets reduced due to axial tension। अगर axial compression है तो
shear स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और अगर एक्सियल टेंशन है तो shear स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स डिलेज द अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट फ्लेक्सुरल क्रैक इन कंक्रीट, बट एक्सियल टेंसाइल फोर्स एक्सेलरेट द अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट फ्लेक्सुरल क्रैक इन कंक्रीट। एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स, जो एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स होती है, डिलेज द अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट फ्लेक्सुरल क्रैक। जैसे कंक्रीट है, सीधी सी बात ये कह रहा है कि भाई अगर कंप्रेशन है तो वो शियर क्रैक को पैदा होने में रोकेगा, और टेंशन है तो वो तो खुद ही बेचारी ये क्रैक पैदा हो जाए। अब आईएस कोड ने क्या कहा कि भाई जो शियर स्ट्रेंथ है, ठीक, तो उस केस में जो आपकी शियर स्ट्रेंथ है टाउ सी, उसमें एक फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाता है डेल्टा, ठीक, जो कि किसके बराबर होता है, इसके 1+3 PU/AG/FC के, और 1.5, ठीक, विच एवर इज लेस। पीयू क्या है, फैक्टर एक्सियल कंप्रेशन फोर्स, एजी है ग्रॉस सेक्शनल एरिया, और एफसी के है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये कहां पर अधिकतर मैंने देखा है इस्तेमाल होते हुए, एक्सियल कंप्रेशन किस में आता है, एक्सियल कंप्रेशन आता है कॉलम में। तो बेसिकली ये जब हम कॉलम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगा, है ना। क्या कह रहा है ये, जैसे कि ये मेरा कॉलम है, ठीक, इस पे मैंने लोड लगा दिया, लेट से मैंने 100 किलो न्यूटन का लोड लगाया है, ठीक, तो पीयू हो गया ये, एजी हो गया ग्रॉस एरिया, ठीक है। आपने सरिया भी तो लगा रखा होगा, तो सरिये का एरिया हटाना नहीं है, टोटल एरिया लेना है, ठीक। तो ये सब आप कैलकुलेट करोगे, और इससे जो भी आया, मान लीजिए 1.4 आया, तो 1.5 1.4 में से जो कम हुआ उसकी गुणा आपने किस में कर दी, टाउ सी में कर दी। आ गई बात समझ में, ठीक। अब बात आती है shear स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विद shear reinforcement। अगर आपने shear reinforcement लगाई हुई है तो, ठीक, देखो ये टाउसी मैक्स का बेसिकली टाउसी, देखो टाउसी, एक शायद मैंने यहाँ पे बताना मेरे ध्यान नहीं रहा। टाउसी देखो तीन चीजें हैं, एक है टाउ वी, दूसरा है टाउ सी, और तीसरा है टाउ सी मैक्स, ठीक। टाउ सी बेसिकली क्या है कि द एवरेज डिजाइन ऑफ शियर स्ट्रेंथ ऑफ आरसीसी बीम विदाउट शियर इन्फोर्समेंट। अब बेसिकली ये क्या कहता है, टाउसी किससे संबंधित है, जो आपकी आरसीसी बीम है जिसमें आपने शियर इन्फोर्समेंट नहीं लगा रखा है, उससे संबंधित होता है टाउसी। आगे बात समझ में, ठीक। अब टाउ वी अगर आपका टाउसी से ज्यादा आ रहा है, ठीक, तो आपको शियर इन्फोर्समेंट लगानी पड़ती है, लेकिन फिर भी जो टाउ वी है आपका किससे कम होना चाहिए, टाउसी मैक्स से। तो टाउ सी की आप डेफिनेशन लिखेंगे स्टार्टिंग में, क्या, जहां पर मैंने ये टेबल बनाने के लिए बोला था, सिंपल भाषा में लिखना कि टाउ सी आरसीसी, या सिंपल आप लिखो टाउ सी कंक्रीट की उस शियर स्ट्रेंथ को प्रदर्शित करता है जो कि जिसमें कोई शियर एनफोर्समेंट नहीं लगाई गई है। अगर आप साधारण एक बीम बनाएं जिसमें कोई शियर एनफोर्समेंट नहीं है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है टाउ सी के बराबर होनी चाहिए। और टाउ वी आपका कितना होना चाहिए, भाई टाउ वी वो चीज होती है जिस पे पहला छोटा इंक्लाइन क्रैक डेवलप होगा। आई बात समझ में, चलो अब हम आ जाते हैं, कहां तक, कहां गए थे, ये रहा। देखो भाई शियर एनफोर्समेंट कैसे कैसे लगाए जाते हैं, तीन तरीके से भाई, ये तीन चीजें भी पूछी जाती हैं कि शियर एनफोर्समेंट कैसे कैसे लगाया जाता है। सबसे पहला, शियर स्टिरअप नॉर्मल टू द बीम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, परपेंडिकुलर जो लगाए हुए हैं। शियर स्टिरअप इंक्लाइन 45 डिग्री टू द बीम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, 45 डिग्री पे लगाए गए हैं। इन दोनों में से कौन सा अच्छा होता है, क्यों भैया, जब मैंने बताया था ये वाला ज्यादा अच्छा है कि ये वाला ज्यादा अच्छा है, क्यों। हाँ देखो एक्चुअली क्या है, जैसे ये मेरा क्रैक है, ये क्रैक जा रहा है, ठीक है, दो जगह मैंने दिखा दिया, एक जगह तो क्या कहना चाहिए, सिंपल परपेंडिकुलर लगा रखा है मैंने, ठीक है, और एक जगह मैंने इस तरह से लगा रखा है। तो बेसिकली क्या है, ये जो क्रैक है इसको ये बहुत अच्छे से वहन कर पाता है, ठीक है, तो इसलिए इस तरह से लगाना चाहिए, ठीक।
ठीक उस क्रैक के परपेंडिकुलर। बेसिकली जो आपकी टेंशन आ रही है, टेंशन किस दिशा में है? टेंशन है आपकी भाई इस दिशा में है प्रिंसिपल टेंशन, तभी तो क्रैक ऐसे पड़ रहा है। तो इसी दिशा में तो सरिया लगाओगे, इसलिए इसलिए लगाया जाता है। ठीक, फिर उसके बाद हम कहाँ पहुंच गए थे? हम्म, तीन चीजें, ये तीनों बात लिखेंगे। और तीसरा होता है बेंट अप बार। बेंट अप लॉन्गिट्यूडनल बार्स एट 45 डिग्री। जो आपका नीचे मेन एनफोर्समेंट है उसको आप ऐसे करके बेंट कर देते हो। ये तो मैंने पिक्चर भी दिखाई थी इसकी बेंट अप बार की। ये है, देख रहे हो? ये जो सरिया आ रहा है नीचे वाला, ये इस तरह से बेंट हो जा रहा है, इसलिए इसको बेंट अप बार बोलते हैं। कि आपने क्या करा, इसको बेंट कर दिया, मोड़ दिया। ठीक, एक ही सरिये से सारा काम हो गया। तो ये तीन तरीके का हमारा shear reinforcement रहता है। बेंट अप बार के भी फॉर्मूले होते हैं, मतलब बेंट अप बार कितना shear को वहन कर पा रही है उसका भी हम कंसिडर करते हैं। खैर, अब ये अलग अलग प्रकार के इसने shear reinforcement दिखाए हैं। ये टू लेग स्टिरअप है, जैसे ये टू लेग स्टिरअप हो गया, ये टू लेग, ये टू लेग, ये टू लेग, ये टू लेग, ये थ्री लेग हो गया, ये 1 2 3 4 लेग। ठीक, आई बात समझ में? अब shear स्ट्रेंथ ऑफ वर्टिकल shear reinforcement, इस फॉर्मूले को मत लिखना, सीधे आओ इस पे। ठीक, ये आईएस कोडल प्रोविजन है कि स्पेसिंग कितनी रखी जाती है वर्टिकल शियर एनफोर्समेंट के केस में। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ, सबसे सिंपल तो वर्टिकल शियर एनफोर्समेंट है, क्योंकि मजदूर बड़े प्यार से, मजदूरों को समझाना बहुत बड़ा काम होता है। अब तुम चाहो कि तुम उसे अपनी मर्जी से काम करवा लो और तुम करवा पा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो वो अपने हिसाब से ही करता है। The first stirrup must be provided at a distance less than 50 mm from the face of the support। जो सपोर्ट का फेस है, पहला स्टिरअप कम से कम मस्ट बी 50 mm के डिस्टेंस पे लगाया जाना चाहिए। द स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल शियर इन्फोर्समेंट इज गिवन बाय द फॉलोइंग। जो स्पेसिंग है वो आप इस फॉर्मूले से देते हो, एस पी बराबर दिस, एस पी बराबर दिस। बेसिकली ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला बताता है कि कितनी स्पेसिंग पे रीइंफोर्समेंट लगाने हैं। इसी फॉर्मूले को उल्टा करके इन्होंने ये कर बना दिया। ऐसा कोई फॉर्मूला कोड में नहीं दिया गया है। ठीक है, कोड में फॉर्मूला ये मिलेगा और मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एस वी हो गई स्पेसिंग, एफ वाई ए एस वी कैसे निकाला जाता है और पी यू एस क्या होता है। ठीक, आगे क्या है? हाँ, देखो क्लोज्ड स्टिरअप, जो बंद किए गए स्टिरअप हैं, आर मच बेटर देन ओपन स्टिरअप सिंस द फॉर्मर रेजिस्ट टॉर्शन बेटर एंड आल्सो हेल्प इन कन्फाइनिंग कंप्रेशन। ठीक, ये कह रहा है कि ये जो हमारे क्लोज्ड स्टिरअप हैं, जैसे ये क्लोज हुआ, ये क्लोज हुआ, ये क्लोज हुआ, ये इनसे अच्छे होते हैं, इस वाले से अच्छा है, इस वाले से अच्छा है। क्यों? पहली बात, ये टॉर्शन को रजिस्ट करने में हेल्प करते हैं। दूसरा, भाई ये जो हुक है, ठीक है, ये कोशिश ये की जाती है, भाई ये जो हुक आप दे रहे हो, एंकरेज दे रहे हो, आप यहाँ पे भी तो दे सकते थे इसको, यहाँ क्यों दे रहे हो? यहाँ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कंक्रीट कंप्रेशन में रहता है, नीचे टेंशन में रहता है, और टेंशन में ये हुक खुलने के चांसेस हैं, तो इसलिए हुक को ऊपर दिया जाता है। दूसरा क्या कह रहा था, रेजिस्टेंट है एंड आल्सो हेल्प इन कन्फाइनिंग द कंप्रेशन एनफोर्समेंट। जो कंप्रेशन एनफोर्समेंट है उसको भी हम कन्फाइन कर पाते हैं। ये बात आप लिख लोगे। देखो ये वो ये वाली बात, इसको भी आप नोट करेंगे। हुक मस्ट बी लोकेटेड इन कंप्रेशन जोन। जितने भी आप हुक्स देखेंगे सब कंप्रेशन जोन में लगाए गए हैं। सिंस दिस हेल्प्स इन इंप्रूविंग द एंकरेज, एंकरेज को इंप्रूव करते हैं, और क्रैक इनिशिएशन, क्रैक ना स्टार्ट हो जाए उसको भी रोकने में मदद करते हैं। एरिया ऑफ शियर एनफोर्समेंट एएसवी, देखो ये मैंने आपको बता दिया एरिया ऑफ शियर एनफोर्समेंट कैसे निकाला जाता है। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, पाई बाई 4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर। अब क्रैक में जितनी लैग्स, भाई जितनी लैग्स उस क्रैक को डेवलप होने से रोकेंगी, उतना ही आप मल्टीप्लाई कर देंगे एन की, है ना? ठीक है, तो ये सभी आप इसमें देखो, एन बराबर 2 ऐसे लिखो। जब आप ये डायग्राम बनाओगे एन बराबर 5, ठीक है, जो इसने नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है किस तरह से इसने 5 लिया। ठीक, बहुत अच्छा बनाया हुआ है, ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इंक्लाइंड स्टिरअप्स है शियर रिइंफोर्समेंट। अब हम आते हैं नीचे। हाँ, अब आता है
इंक्लाइन, इंक्लाइन की बात हम करने वाले हैं। देखो इंक्लाइन में सिंपल सा है, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अभी तक हमने क्या पढ़ा भाई? अभी तक हमने सिंपल ये पढ़ा कि वर्टिकल रेनफोर्समेंट, जैसे ये वर्टिकल रेनफोर्समेंट है, ठीक। वर्टिकल रेनफोर्समेंट के केस में स्पेसिंग का क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है, ठीक है भैया। जय, अब मान लो मैं इसको इंक्लाइन कर दूं 45 डिग्री पे, तो कितना हो जाएगा? तो सिंपल सेम यही फॉर्मूला रहेगा, बस इसमें किसकी गुणा हो जाएगी? साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा की। हो गया, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। तो नीचे जो इसने फॉर्मूला दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है। ये सब बाकी सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे इस फॉर्मूले को लिखना। ये देखो ये सेम फॉर्मूला है, ठीक। साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। और ये जो है, ये आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए है। आगे बात समझ में? वर्किंग स्ट्रेस में है क्या? कुछ भी नहीं है भाई। जहां 0.87 एफ वाई है, उसकी जगह इसने क्या लिख रखा है? सिग्मा एस वी लिख रखा है, बाकी और कुछ नहीं चाहिए, ठीक। आ गया जो समझ में? यहाँ पे भी देख लो यही है, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक। इन सब चीजों में मत पड़ जाना, क्योंकि ना तो मैंने कभी ये पढ़ा, ना इन्होंने कोड में दिया। और बिना मतलब कि ये थोड़ी सी वैसी चीज हो जाएगी। ये पता क्या कर रहा है? ये डिराइव करके बता रहा है कि भाई ये साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा आया कहाँ से। हमें इतने उसमें नहीं पढ़ना है, हमें सिंपल, ठीक। चलो आगे देखो। बेंट अप बार कैन बी द वर्टिकल, क्या कैन आल्सो बी यूज्ड अलोंग द ओनली द बेंट अप बार कैन नॉट बी यूज्ड। अच्छा देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जो बेंट अप बार्स हैं वो आप वर्टिकल और इंक्लाइन शियर एनफोर्समेंट के साथ इस्तेमाल कर सकते हो, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेंट अप बार से आप काम चला दो, ठीक। ओनली द बेंट अप बार्स कैन नॉट बी यूज्ड एज शियर एनफोर्समेंट, ठीक। फर्स्ट लोकेशन ऑफ एंटर ठीक। मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट, ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। एएसवी ये कब लगाई जाती है मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट? जब आपकी जो शेयर स्ट्रेस है 0.5 टाउ सी से लेके टाउ सी मैक्स के बीच में होती है, ठीक है बेटा। देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे। मुझे ये शेयर का चैप्टर बड़ा आसान लगता था, क्योंकि इसमें बिल्कुल क्लियर फंडा है कि भाई ऐसे कर दो, ठीक। तीन चार बातें याद हो जाएंगी तो सब। देखो ये देखो, अगर टाउ भी 0.5 टाउ सी से ज्यादा है तो ये फॉर्मूला लगना है, ए एस वी मिनिमम अपॉन बी एस वी, एस वी स्पेसिंग है 0.4 अपॉन 0.87 एफ वाई। मैंने तो इनफैक्ट इसकी वैल्यू भी याद कर ली थी भाई। जब तुम एग्जाम में बैठोगे, तुम्हें एफ वाई दे दिया 250, एफ वाई दे दिया क्या 415, एफ वाई दे दिया 500, वहां पे बैठ के इसको कैलकुलेट करोगे या इसको कैलकुलेट करोगे, या एक बच्चा जो पहले याद करके जा रखा है, एक बच्चा जो वहीं पे कैलकुलेट कर रहा है, भाई इसे कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा। तो इसलिए ये तीन वैल्यू आप अपनी लिख के जाओ, या इन्होंने कुछ मेहनत अगर इन्होंने कर रखी हो तो खुद दे रखी होगी। देखो एफ वाई इज लिमिटेड टू 415, तो दो के लिए याद करनी है, 250 के लिए और 415 के लिए। बिकॉज द विड्थ ऑफ द डायगोनल क्रैक इज रिटेन is related to strain in the stair of limiting the stress in will limit the enzyme, that's the width of it. Special case itna in a member of an organism such as ये provision of elimination will not be complied with when tau v less than ये in the member of minor structure lintel है। ये कहता है कि भाई अगर टाउ वी आपका हाफ टाउ सी से कम है, दैट इज, और जो मेंबर आपके माइनर स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंस जैसे लिंटल वगैरह हैं, ठीक, तो इस प्रोविजन को लगाने की जरूरत नहीं है। मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट अब क्या कह रहा है? भाई मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड किया जाता है? जो कारण मिनिमम टेंशन एनफोर्समेंट का है वही कारण मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट का है। बट डक्टाइल फेलियर चाहिए, सडन फेलियर नहीं चाहिए। सडन फेलियर ऑफ बीम इज प्रिवेंटेड इन केस कंक्रीट कवर बर्स्ट्स एंड द बॉन्ड बिटवीन द स्टील एंड कंक्रीट इज लॉस्ट। भाई स्टील और कंक्रीट के बीच में अगर बॉन्ड टूट गया तो भी ये इस तरह से फेल ना करे। एक तरीके से जो टेंसाइल क्रैक है उसी को तो झेल रहा है ये, है कि नहीं? तो इस चीज को आप लिखेंगे। ब्रिटल शियर फेलियर को रोकता है, ठीक। मान लीजिए कोई शियर नहीं होता, मतलब कोई शियर एनफोर्समेंट नहीं होता, तो ब्रिटल शियर फेलियर हो सकता था। ड्यूरिंग द कंक्रीट प्रोसेस एट साइट इट होल्ड मतलब के ये क्या करता है भाई, जो बार्स है उनको पोजीशन में रखता है,
टाई इफेक्ट ऑफ कंप्रेशन स्टील मेक द सेक्शन मोर इफेक्टिव। टाई इफेक्ट ऑफ कोई भाई कंप्रेशन स्टील का कोई टाई इफेक्ट होता होगा तो सेक्शन को मोर इफेक्टिव बनाता है। टाई इफेक्ट मैं भी नहीं जानता। इट इम्प्रूव डाउन एक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल टेंशन बार। जो डाउन एक्शन भाई ये भी नहीं पता मुझे, ये भी नहीं पता, तो चाहो तो आप इनको मत रहने देना, लिखना मत। मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ shear reinforcement, जो shear reinforcement है उसकी स्पेसिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। स्पेसिंग डाया ये सारी चीजें जरूरी है। जो वर्टिकल बार है उनके लिए स्पेसिंग आपकी इतने से कम होनी चाहिए, और जो इंक्लाइन बार है क्योंकि वो ज्यादा इफेक्टिव है तो उन्हें आप थोड़ा अधिक दूरी पे रख सकते हो। तो एस वी लेसर इक्वल ये, और स्पेसिंग 300 mm से ज्यादा आप कहीं पे नहीं रख सकते। मान लीजिए डेप्थ आपकी, डेप्थ है लेट से 1000, ठीक, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एस पी आप 750 रख दोगे या 1000 ही रख दोगे, 300 से ज्यादा आप रख नहीं सकते। स्टेप्स फॉर shear reinforcement ये मैं आपको सबसे पहले मैंने आपको ये समझा दिया था। फिर ये क्या है, shear कनेक्टर इन मेंबर सब्जेक्टेड टू फ्लेक्सर। भाई shear कनेक्टर क्या होता है इस, देखो shear कनेक्टर ये होता है, ये देख रहे हो, इस तरीके का होता है। ऐसा भी मतलब ये सब देखने को मिलते हैं। ये देख रहे हो, ये जो बीम है उसके ऊपर की सतह दिखा रखी है, आई बीम है, आई बीम की फ्लैंज दिख रही है ऊपर वाली, इसमें कंक्रीट भर देते हैं। उससे क्या होगा, कंक्रीट और नीचे जो स्टील लगा हुआ है एक साथ काम करेंगे, इसलिए इनको कनेक्टर बोला जाता है। ठीक है, और कोई अच्छी फिगर जैसे तुम्हें कनेक्टर कहाँ देखने को मिलेंगे, शेयर कनेक्टर, आरसीसी बीम, आरसीसी बीम ऑन अ ब्रिज, जैसे ये लगा रखे हैं इन्होंने, और क्या लगा रखा है, ये भी शेयर कनेक्टर है। इस तरीके के भी बहुत मिलते हैं देखने को, जैसे ये देख रहे हो, ठीक है, ये इन्होंने ऐसे ये लगा रखा है, कंक्रीट भरेगा, और ठीक जो टॉप स्लैब है, या जैसे मैं, अब थोड़ा सा तुम्हें आइडिया तो हो ही गया, अब मैं वैसे दिखाता हूँ। ये शेयर कनेक्टर तुम्हें देखेंगे जब कभी तुम देहरादून से छुटमलपुर की तरफ जाओगे, ठीक, तो जो नया पुल बन रहा है वो, तो उसमें तुम्हें शेयर कनेक्टर दिखेंगे। देखो एक्चुअली क्या है, ये है हमारी बीम, ये स्टील की बीम है, ठीक। अब क्या होता है, इसके ऊपर गाड़ी चलेगी, ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, मैं जरा ऊपर का हिस्सा दिखाता हूँ। तो ऐसा तो है नहीं कि सीधे स्टील के फ्लैंज के ऊपर तुम गाड़ी चला दोगे। हम क्या करेंगे, हम हम इस पे कंक्रीट डालेंगे, ठीक। अब मैंने बिना शेयर कनेक्टर लगाए अगर कंक्रीट डाल दिया, ये डाल दिया मैंने कंक्रीट, और ये डाल ली, ये होगी मेरी स्टील। जब गाड़ी चलेगी तो कंक्रीट अलग और स्टील अलग, भाई ऐसा तो है नहीं कि चिपक जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कंक्रीट डालने से पहले यहाँ पर इस तरीके का आई सेक्शन लगा दे, सी सेक्शन लगा देते हैं, ठीक। भाई गाड़ी अगर इधर को चल रही है तो ये क्या काम करता है, कंक्रीट और स्टील को एक तरीके से कनेक्ट करने का काम करता है, इसीलिए इसको शेयर कनेक्टर बोलते हैं। देखो ये सब लगा रखा है, आगे बात समझ में, जैसे ये है शेयर कनेक्टर के उदाहरण ये है, ठीक। तो ये कह रहा है, देखो इसने यहीं पे लिखा है कि दो
अलग अलग मटेरियल जैसे कंक्रीट और स्टील आपस में स्लिप ना करें, इसके लिए shear कनेक्टर्स को लगाया जाता है, जैसे कि पिक्चर में दिया गया है। ठीक, तो ये पिक्चर आप बना देना। अब ये क्या है, लेटिस गर्डर इफेक्ट, द कंबाइंड वेयर आरसीबी विद, देखो ये क्या कह रहा है, लेटिस गर्डर इफेक्ट कभी कभी आ जाता है। देखो जो आरसीसी, द कंबाइंड बिहेवियर ऑफ आरसीसी बीम विद बेंट अप बार, आरसीसी बीम जिसमें आपने बेंट अप बार लगाई हुई है, इज सिमिलर टू अ ट्रस एज शोन इन द फिगर। ये काम कैसे करती है, जैसे कि एक ट्रस काम करता है। वेयर स्टील एंड कंक्रीट एक्ट्स एज टेंशन एंड कंप्रेशन मेंबर इज कॉल्ड लेटिस गर्डर इफेक्ट। इसमें स्टील किसका काम करती है, टेंशन को वहन करने का, और कंक्रीट किसका काम करता है, कंप्रेशन को वहन करने का। ठीक है, जैसे इसने बेंट अप बार लगा रखी है, टेंशन को वहन कर रहा है। ठीक, तो इसको लेटिस गर्डर, हम स्टील में पढ़ेंगे लेटिस गर्डर क्या होता है। ठीक है, तो लेटिस गर्डर इफेक्ट बेसिकली क्या है कि भाई जो हमारी आरसीसी कंक्रीट बीम है वो एक लेटिस गर्डर की तरह काम कर रहा है। ये सब इसने लिखा, टॉप कंक्रीट कंप्रेशन मेंबर की तरह काम कर रही है, बॉटम रेनफोर्समेंट टेंशन की तरह काम कर रही है, कंक्रीट बिटवीन इंक्लाइंड बेंट अप बार एक्ट्स एज डायगोनल कंप्रेशन मेंबर। जैसे ये जो कंक्रीट है, ये किस की तरह काम कर रहा है, कंप्रेशन मेंबर की तरह, जो यहाँ पर भरा हुआ है। बेंट अप बार डायगोनल टेंशन मेंबर की तरह काम कर रही है। तो ये हमारा होता है लेटिस गर्डर इफेक्ट। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई पहले जब शेयर कनेक्टर का की खोज नहीं की गई थी, तो लोग क्या इस्तेमाल करते थे, कुछ एडेसिव का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, वो इतने अच्छे से काम नहीं कर पाता है, तो इस वजह से ये हमारा अब ऑब्सोलीट हो गया। अब हम शेयर कनेक्टर लगाते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है खत्म। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ठीक है जी, अभी मिलते हैं।